अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ अडवा कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्फिस करें। पीटीआई इंतखाबी सियासत से आउट, बल्ले का निशान भी गया और उनका प्लान भी आने से पहले ही फ्लॉप हो गया। पीटीआई के इंतखाबी सियासत से आउट होने के इलेक्शन के ऊपर क्या असरात होंगे, खसूसी तौर पर पंजाब के अंदर, और ये किस तरह हुआ। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अवाम के दरमियान बहावलपुर के अंदर उन्होंने जलसा किया। पे दर पे वो जलसे कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, अपना मंशूर बयान कर रहे हैं। तो इन तमाम पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा आज के इस वीडियो में। सबसे पहले मैं जिक्र करता हूँ बिलावल भुट्टो साहब जरदारी साहब का, और उसके बाद मैं पीटीआई का और बाकी दीगर चीज़ों को लेकर आगे मैं बढ़ूँगा। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बहावलपुर के अंदर जलसा किया। बहुत ही भरपूर जलसा था उनका। और इस वक्त जो सियासी सिनेरियो के ऊपर जो एक शख्सियत नज़र आ रही है वो सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन को सीरियसली लिया है, इसको संजीदगी के साथ लेकर इसको आगे लेकर वो बढ़ रही है, लोगों के दरमियान है, अवाम के दरमियान जाते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बिल्कुल उनका जो मजाज के मुताबिक जिस तरह उनकी तरबियत हुई थी उसी तरह वो खुलकर सियासत कर रहे हैं, और यकीनी तौर पर अवाम के अंदर भी उसकी पजीराई हो रही है। तो क्योंकि ये इंतखाबी जलसे हैं, और इंतखाबी जलसों के अंदर जो है ना ये रेपुटेशन बार बार होती है, और मंशूर जो है ना उसको बयान करना जो है ना ये हर इंतखाबी जलसे के अंदर ये सियासी रहनुमा का काम है, क्योंकि ये वेन्यू डिफरेंट होता है। कभी सरगोदा में, कभी फैसलाबाद में, कभी बहावलपुर में, कभी किसी मुल्तान में, कभी किसी जगह। तो ये चीज़ें उन्होंने रिपीट करते रहना है, मगर यह कि कुछ थोड़ी थोड़ी तब्दीली उस इलाके के हिसाब से वो होनी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो इनकलाबी मंशूर था, जो माशी मंशूर था, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने दिया पाकिस्तान को पहली बार मुआशी बहरानों से निकालने के लिए। रोटी, कपड़ा और मकान का नारा दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि इस वक्त इसकी अशद ज़रूरत है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 2024 के इंतखाबात के अंदर जो मुआशी मनसूबा है, मुआशी मनसूबा जो अवाम के साथ उन्होंने अवाम की फलाह के लिए बनाया है, वो एक इनकलाबी मनसूबा होगा। और उसी के खदो खाल पर उन्होंने डिस्कस किया कि किस तरह शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान में पहली बार जो है ना किसानों को मालकाना हकूक़ पर जो है ना उन्होंने ज़मीनें दी, जिसकी वो खेती बाड़ी करके वो उसके मालिक बने। और उसी तरह वो सिंध की भी उन्होंने मिसाल दी कि सिंध की किस तरह उन्होंने जो है ना ये सैलाब के बाद लोगों को मालकाना हकूक़ दिए, खसूसी तौर पर औरतों के ऊपर। एक चीज़ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जलसे के अंदर जो है ना, बल्कि एक नहीं दो चीज़ें जो कॉमन हैं, और वो बहुत ही उन्होंने वो टारगेट की हुई है, यकीनी तौर पर उसका मुस्बत रिजल्ट निकलेगा। एक जो है ना वुमन एम्पावरमेंट का, तो वुमन एम्पावरमेंट का फार्मूला उन्होंने सिंध के अंदर भी उन्होंने इस्तेमाल किया, सक्सेसफुली कामयाब हुआ। और जितने भी सिंध के अंदर ये घर बन रहे हैं तो उनके मालकाना हकूक़ जो है ना ये ख़वातीन को दिए जा रहे हैं। पंजाब के अंदर भी जो है ना ये बहावलपुर के अंदर जलसा हुआ, तो वहाँ पर भी उन्होंने यही बोला कि जब ये 30 लाख घर मैंने बनाने हैं बाकी मानदा पाकिस्तान के अंदर, सिंध के अलावा, तो वो वहाँ पर भी मैं ख़वातीन को मालकाना हकूक़ दूंगा। ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर ये आता है, तो मैं इसको जो है ना ये मालकाना हकूक़ ख़वातीन को उनकी एम्पावरमेंट के लिए मैं उनको घर दूंगा। तो नीचे से किसी मंचले ने आवाज़ उठा दी, और उसने उठा दी कि हमें क्यों नहीं। तो उन्होंने बोला कि आपके लिए भी मेरे पास है। ज़ाहिर है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बनवासे हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लखते जिगर हैं, हाजिर दिमागी उनका ख़ानदान के अंदर है, उनके जीन्स के अंदर है। तो उन्होंने फौरी तौर पर उनको जवाब दिया कि आपके लिए भी मेरे पास है, किसान कार्ड है, मजदूर कार्ड है, तो मैं आपको भी नहीं भूला। तो उनको भी यानी कि उन्होंने जो है ना वो तसल्ली तशबी दी कि जो पाकिस्तान का मुआशी अवामी मनसूबा है पीपल पार्टी का, तो उसका बेनिफिशरी हर तबका फिक्र होगा। एक तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ख़वातीन के ऊपर फोकस कर रहे हैं उनकी एम्पावरमेंट के लिए, और दूसरा जो है ना वो मुखातब है नौजवानों से, क्योंकि हमारी नौजवान नस्ल की लोगों के अंदर जो है ना ये
زہر گھول دیا گیا ہے. جب ضیاء الحق بھی آیا تھا اس نے بھی یہی کام کیا. ابھی اس کے بعد جو پروجیکٹ عمران خان نیازی لانچ کیا اس کے اندر بھی ہماری نوجوان نسل کو بگاڑ کر رکھ دیا. اور سیاست کے اندر جو عدم برداشت ہے اس کو جو ہے نا یہ دونوں جماعتیں بڑھاوا دے رہی ہیں، نون لیگ بھی اور پی ٹی اے بھی. اور اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ کنفرنٹریشن جو ہے زیادہ تر پاکستان کے اندر جو ہیٹڈ کنفرنٹریشن ہے وہ انہی دو جماعتوں کے مابین ہے. پی ٹی آئی کو دیکھ لیں وہ بھی کسی حد تک جو ہے نا پاکستان پیپل پارٹی کے لیے سافٹ کارنر رکھتی ہے. نون لیگ بھی تھوڑا سا رکھتی ہے سافٹ کارنر. تو چونکہ پاکستان پیپل پارٹی تقسیم کی سیاست کے خلاف ہے، اور تقسیم کیونکہ معاشرہ آلریڈی تقسیم در تقسیم ہو کر لوگ نکو نک تنگ آئے ہوئے ہیں کہ یہ نفرت کی اور تقسیم کی سیاست کا خاتمہ. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے نا اسی کے اوپر جو ہے نا لوگوں کی ذہن سازی بھی کر رہے ہیں. اور انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے چونکہ پاکستان پیپل پارٹی کا معاشی منصوبہ منشور لانے والی صاحب پی ٹی اے تو خیر اپنی جو ہے نا وہ پرابلمس کا شکار ہے. منشور وہ دینے سے کہ نون لیگ نے بھی ابھی تک کوئی منشور دیا نہیں ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے منشور دیا ہے جو کہ ایک معاشی انقلاب کا منشور ہے. تو انہوں نے بولا کہ ہمارا مقابلہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مقابلہ کسی سیاسی جماعت سے نہیں، ہمارا مقابلہ جو ہے نا غربت، بروزگاری اور مہنگائی کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے جس کو ہم نے شکست دینی ہے. اور پھر اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے نا وہ کئی اور لوگ یعنی کہ بہاولپور کے اندر انہوں نے یہ بھی بولا کہ میں این اے بی سی ڈی کی طرز کا یہاں پر میں بناؤں گا ہاسپٹل، تاکہ آپ کو جس طرح یہ سندھ کے لوگ جو ہے نا مستفیض ہو رہے ہیں، بلکہ سندھ نہیں بلکہ پورا پاکستانی جو ہے نا سندھ کے اندر جا کر فری علاج کروا رہا ہے، مہنگا ترین علاج. تو انہوں نے بولا کہ میں اسی طرز کا ہاسپٹل یہ یہاں پر بھی میں بناؤں گا، اور یقینی طور پر وہ بنائیں گے کیونکہ انہوں نے یہ اس کے اوپر وہ چیسٹ پین یونٹ وغیرہ بھی جس طرح بنا کر بڑے کامیاب انہوں نے تجربے کیے. اور دوسرا انہوں نے آئی ٹی یونیورسٹی کا بھی انہوں نے بولا کہ آئی ٹی یونیورسٹی بھی جو ہے نا یہ میں بناؤں گا بہاولپور کے اندر. اور اس کے علاوہ جو ہے نا یہ فری تعلیم ایجوکیشن وغیرہ اس کے ادارے وغیرہ بھی یقینی طور پر یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے فری ایجوکیشن شروع کی تھی، جس کو بعد میں آ کر ضیاء الحق نے جس کا کافی حد تک جو ہے نا یہ بیڑا غرق کر دیا. تو مگر یہ کہ محترمہ بینظیر بھٹو نے بھی اس کو خیر کیری آن رکھا، تو مگر اس طرح وہ کیری آن نہیں رکھ سکی جس طرح شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کیری آن کیا تھا. اب بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے نا یہ اس کو کیری آن کرنا چاہتے ہیں. تو اب آ جاتے ہیں پی ٹی آئی کا جو بلے کا نشان واپس ہے وسیعت جماعت، اس کی رجسٹریشن کینسل ہو گئی ہے الیکشن کمیشن کے. تو یہ کیوں کر ہوا، کس طرح یہ ممکن ہوا، اور پھر اس کے امپیکٹ کیا ہوں گے، اور پاکستان پیپل پارٹی کا جو ٹارگٹ ہے خصوصی طور پر پنجاب کے اندر اس کے اوپر کیا اثر پڑے گا اس کا. تو یہ ہوا کچھ اس طرح کہ پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشن کروائے. پہلے عمران خان صاحب جب سزا یافتہ نہیں ہوئے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے الیکشن کروائے. الیکشن کمیشن ان کو روتا پیٹتا رہا، نوٹسز وغیرہ جاری کرتا رہا ان کو، بلکہ فائن وغیرہ کی بھی دھمکی دی. تو انہوں نے ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا. اور کیونکہ پی ٹی اے کا ایک وتیرہ رہا کہ یہ میرٹ کے اوپر کیس نہیں لڑتی، یہ ٹیکنیکلٹی کے اوپر چلی جاتی ہے اور مقابلہ نہیں کرتی عدالتوں کے اندر، کیونکہ ان کی ڈاکومنٹیشن وغیرہ نہیں ہوتی. سوشل میڈیا کے اوپر یہ ہے اسٹرانگ، اپنا بیانیہ بنا سکتے ہیں، لوگوں کی ذہن سازی کر سکتے ہیں. تو انٹرا پارٹی الیکشن ان کا دوبارہ ہوا جب کیونکہ عمران خان سزا یافتہ ہو گئے. تو ان کا ان والا بھی جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوا تھا عمران خان نیازی کے لیے، اس کے اوپر بھی وہ سیٹسفائی نہیں تھا. الیکشن کمیشن انہوں نے بولا کہ دوبارہ کریں، تو انہوں نے دوبارہ خیر وہ کروائے نہیں. تو پھر جب یہ ڈسکوالیفائی ہو گئے، ان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچی، تو بامر مجبوری 20 دن کا نوٹس ان کو ملا، انہوں نے الیکشن کروانے تھے. تو الیکشن بھی انٹرا پارٹی جو انہوں نے کروائے، تو پتہ نہیں کروائے یا نہیں، کیونکہ ان کے ہونے کے اوپر بھی جو ہے نا یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. تو انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن، پھر الیکشن کمیشن نے اس کی ٹرانسپیرنسی اس کو جانچا پرکھا، تو اس کے اوپر انہوں نے جانا یہ سوالیہ نشان اٹھایا، اور اس کی کمپلین بھی ہے اکبر اسبابل اور دیگر کچھ لوگوں نے جو ہے نا یہ کمپلین داخل کی تھی. تو اس کی وجہ سے الیکشن کمیشن نے یہ معاملہ ٹیک اپ کیا، اور ٹیک اپ کر کے ان کا انٹرا پارٹی الیکشن کو کالعدم قرار دے دیا گیا. پشاور ہائی کورٹ کے پہلے
पेशावर हाई कोर्ट के अंदर रिसेंटली ये गए, वहाँ से उनको रिलीफ मिल गया। तो ये भी एक कहानी है, मैं बयान कर चुका हूँ, क्योंकि उन्होंने ये इनकी डेढ़ उस्तादी जो है ना, डेढ़ होशियारी पीटीआई को ये लेकर डूबी है। पहले वो गए जनाब जो है ना इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, फिर जनाब पेशावर के अंदर गए, साथ ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए। पेशावर के अंदर केस टेक अप हो गया, सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने जो है ना वो अपनी पिटीशन वापस ले ली, अपनी पिटीशन जो है ना वो वापस ले ली। पेशावर के अंदर उनको रिलीफ मिल गया। इलेक्शन कमीशन जो है ना रिव्यू के अंदर चला गया। रिव्यू के अंदर जाकर ये बड़ी लॉन्ग प्रोसीडिंग हुई। लॉन्ग प्रोसीडिंग के अंदर जाकर ये साबित नहीं कर सके कि इलेक्शन का इंटर पार्टी इलेक्शन फेयर हुआ, क्योंकि एक दिन के अंदर इन्होंने इलेक्शन खड़का दिया। किसी रिमोट एरिया के अंदर उन्होंने इलेक्शन किया जहाँ तक एक्सेस नहीं थी, वेबसाइट कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। 50,000 फीस थी कैंडिडेट की, वो फीस की वो रसीदें नहीं दे सके, कोई प्रूफ यानी कि कोई ट्रेल नहीं दे सके कि ये इलेक्शन हुआ है। तो उस वजह से इनकी रजिस्ट्रेशन हो गई कैंसिल। अब रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गई है, हाथ धोकर जो है ना ये काजी फाइज साहब और बाकी दीगर जजेस के खिलाफ पड़ गए हैं। हालांकि उनके वकील जो है ना ये बुरी तरह ये डिफेंड करने के अंदर जो है ना ये नाकाम रहे हैं पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट के अंदर। नाहली इनको वकला की है, नाहली इनकी जो है ना ये इनकी अपनी कोताहियों की है कि उन्होंने एक अपने मुरवजा जो तरीकाकार था, जो उन्होंने खुद सेट किया था पार्टी इलेक्शन के लिए, तो उसके मुताबिक उन्होंने अपने इलेक्शन ही नहीं कराए। इसके अंदर ना तो इस्टेब्लिशमेंट का कोई है, ना किसी दीगर जमात का उसके अंदर कोई रोल है। अगर आप मुर्द इल्ज़ाम किसी और को ठहराते हैं तो आपकी मर्जी है, फिर आप रूट काज पर नहीं जाएंगे, उसको उसका जो है ना वो नहीं जान सकेंगे कि वजह क्या है और उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकेंगे। तो ये खैर चीज़ें थी। और इसी दौरान जब इनको यकीन हो गया कि हमें बदला नहीं मिलेगा, इन्होंने एक नया शोशा छोड़ा। नया शोशा ये छोड़ा कि जनाब जो है ना पीटीआई नजरियाती, वो पीटीआई के एक सरगर्म रुकन होते थे अख्तर इकबाल डार साहब शेखपुरा से। तो उन्होंने इमरान खान अजीज से जो है ना ये लैब इख्तियार करके गालबन 2012 में पीटीआई नजरियाती या 13 में पीटीआई नजरियाती बना ली। तो उनका निशान था बल्लेबाज। तो इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर, यानी कि बी प्लान उनका ये था कि बल्लेबाज के निशान के ऊपर ये इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि उनके साथ अख्तर इकबाल साहब पीटीआई नजरियाती वालों के साथ उनका जो है ना ये माहिदा हुआ है। तो ये डिक्लेरेशन उनका हुआ है, कुछ साइन हुए हैं, एमओयू साइन हुए हैं। तो एमओयू साइन हुए हैं, उन्होंने वेबसाइट पर भी डाल दिया। तो वेबसाइट पर क्या डाला कि सिर्फ अख्तर इकबाल के सिग्नेचर थे और किसी के पीटीआई की तरफ से सिग्नेचर ही नहीं थे। तो वो भी इन्होंने जाली डॉक्यूमेंट डाला। फिर पीटीआई के उन्होंने कैंडिडेट्स को हदायत जारी की, जो उन्होंने टिकटें जारी की थी कि आप नजरियाती के नाम पर आप जाकर इलेक्शन कमीशन को बताएं कि बल्ला हमारा निशान होगा। सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने प्रमोट भी कर दिया। फिर अख्तर इकबाल डार साहब सामने है, उन्होंने बोला मैंने तो टिकटें किसी को जारी नहीं की, और जितना भी ये टिकटें लोग ले रहे हैं ये गलत बयानी कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में डायरेक्शन आर को जारी कर दी कि किसी इंतखाबी निशान, किसी जमात का इंतखाबी निशान किसी दूसरी को ना दिया जाए, क्योंकि चूँकि पीटीआई के जो कैंडिडेट हैं, जो पीटीआई के इमरान खान न्याजी वाली पीटीआई है, तो उसके कैंडिडेट ने पीटीआई के साथ वाबस्ती का इजहार किया था। इस तरह ये ड्रामा हो गया फेल। अब पीटीआई आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने जा रही है, तो उसका पीटीआई के ऊपर इम्पैक्ट तो ये होगा कि एक एक हल्के को अंदर उनके 3-3, 4-4 कैंडिडेट या इससे भी ज़्यादा कैंडिडेट उनके हो सकते हैं, जो ये क्लेम करेंगे कि हम ही पीटीआई के उम्मीदवार हैं। और जो टिकटें इशू हुई हैं उसके ऊपर इमरान खान न्याजी ने भी उसको ऑन करने से इनकार कर दिया। शेर अफजल मरवत ने भी बोला कि ये इमरान खान न्याजी ने ऑन नहीं की, यानी कि इलेक्शन के अंदर पीटीआई का कड़मास बचेगा। और पंजाब के अंदर खसूसी तौर पर, यकीनी तौर पर कुछ इलेक्टेबल भी है। तो पंजाब के अंदर पीटीआई अगर कोई जो 10-20 सीटें अगर निकाल जाती है पंजाब के अंदर उसके आज़ाद कैंडिडेट, तो जो तो है लॉयलिस्ट, पीटीआई के लॉयलिस्ट हैं, तो वो यकीनी तौर पर वो आएंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी बेनिफिशरी होगी, क्योंकि जिस तरह ये दोनों जमातें एक दूसरे के खिलाफ नफरत रखती हैं, तो ये कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं बैठेंगी। यकीनी तौर पर इसकी बेनिफिशरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी। और हलकों के अंदर भी पीटीआई मुमकिन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स की सपोर्ट कर दे, या आगे चलकर इनका कोई लाहे अमल उनका आपस के अंदर कोई सियासी डायलॉग्स वगैरह हों, और इलेक्शन के अंदर वो एक दूसरे को सीट टू सीट जो है ना ये सपोर्ट भी कर सकते हैं। मगर ये कि जब भी नतीजा इलेक्शन का निकलेगा, पीटीआई एक तो नून लीग को भी यकीनी तौर पर इसका फ़ायदा होगा, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी फ़ायदा इसका होगा। वो भी उनका टारगेट था 30 से 40 सीटें, जो शुरू के अंदर उनका टारगेट था।
تو اس وقت پاکستان پیپل پارٹی جو ہے نا اس پوزیشن میں ہے کہ پنجاب کے اندر کم از کم وہ 50 سیٹیں نکالنے کی پوزیشن میں ہے، اور ساتھ اگر یہ 10-20 اس کو یہ مل جاتی ہیں پی ٹی اے کی، تو مرکز کے اندر بلاول بھٹو زرداری صاحب کی یقینی طور پر حکومت ہوگی۔ اور جب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی حکومت ہوگی اور یہ میسج جائے گا کہ ٹھپا 8 فروری کو تیر کے اوپر لگانا ہے، کیونکہ پاکستان پیپل پارٹی آپ کے معاشی مسائل کا حل لے کر میدان کے اندر اتری ہے، اور اس وقت غربت اور بےروزگاری کے خلاف جو جنگ ہے اس کے اندر صف اول کا کردار ادا کر رہی ہے پاکستان پیپل پارٹی۔ اور اگر آپ بھی اس غربت اور بےروزگاری کو شکست دے کر خوشحالی کی طرف قدم رکھنا چاہتے ہیں تو آپ بھی 8 فروری کو پاکستان پیپل پارٹی کے کینڈیڈیٹس کو ووٹ دیں، تیر کے اوپر مور لگائیں، بے نظیر کے نشان کے اوپر مور لگائیں۔ بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ کو آج کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ نے